नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। रबी के फसलों की कटाई हो गई है और बहुत से किसान कोरोना के प्रकोप के चलते फसलों को मंडी में नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसे में किसान अपने उत्पाद को भंडार गृह में भंडारित करते हैं और इन भंडार गृहों में चूहों का प्रकोप भी मुख्य रूप से होता रहता है। यदि समय रहते किसानों द्वारा चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके द्वारा भंडार गृहों में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप किस तरह से करें चूहों का नियंत्रण, इस बारे में बता रहे हैं गोविंदगढ़ जिला जयपुर के कृषि पर्यवेक्षक जेएस नाथावत। इन चूहों से बचने के लिए अपन जो है वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, जिसमें क्या है कि प्री मेजर अपनाएं। तो प्री मेजर में क्या है कि पहले अपन जो ही खेत में जाएं तो खेत में जाने पर अपन जो है जहाँ भी देखें भाई ये चूहों के घर हैं या बिल हैं, उन बिलों को पहले बंद कर दें। फिर बंद करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद में वहाँ जाकर के देखें कि भाई कौन कौन से बिल खुले हैं। उन खुले बिलों का सर्वे करने के बाद वहाँ जो है ना बिना विष का चूहा रखें। चूहा खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही भंडार गृह में रखे अनाज को भी खाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। और यदि समय रहते चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनका प्रकोप और भी भयंकर हो जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो किसान अपने स्तर पर समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे चूहों का समेकित नियंत्रण हो सके, इस बारे में आइए जानते हैं। जिसमें क्या है कि अपन जो है ना साधारण तौर से आटा और उसमें सरसों का तेल मिला करके और उसको रख दे जगह जगह। इसके बाद फिर 5-7 दिन बाद में अपन वापस जा करके देखते हैं तो वो चूहों के जो है वो आने के निशान वहाँ प्रतीत होते हैं। इसके बाद अपन जो है विष युक्त चूहा तैयार करें, जिसमें 47 भाग जो है ना वो आटा और 2 भाग तेल और 1 भाग जो है ना वो मीठा, 1 भाग मीठा, ये बिना विष का चूहा है। विष युक्त चूहा तैयार करने के लिए अपन जो है उसमें ये सारी चीज़ों के अलावा 1 ग्राम जो है वो जिंक फास्फाइड काम में लें। जो 100 ग्राम जैसे आटा लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम जिंक फास्फाइड काम में लेते हैं और इनको जो है मिला करके विष युक्त चूहा तैयार करते हैं। इस चूहे को जो है जहाँ भी अपन ने पहले जो बिना विष का जो चूहा रखा था उन जगह पे जो है ना इनको रखना है। और रखने के बाद जो है 2 या 3 दिन बाद में देखते हैं तो वहाँ जो भी चूहे जो है वो अपन को मृत मिलेंगे, उनको उठा करके और अपन जो है वो खड्डे में गाड़ दबा दें। ये मात्र खेत में है। अगर जो गोदाम में अगर जो चूहे लगते हैं अपने, तो गोदाम में भी प्रक्रिया तो वो की वही है, लेकिन क्या है कि वो चूहे इधर उधर छुप जाते हैं। किसान भाइयों, चूहों का प्रकोप हो रहा है तो आपको सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण अभियान चलाकर नियंत्रण करना होगा, तभी आपको चूहा नियंत्रण में सफलता मिलेगी। तो कैसे करें सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण, वो इस प्रकार से है। चूहे वैसे घर में भी काफी नुकसान करते हैं। इन चूहों का आतंक इतना हो जाता है कि घर में रखी हुई जैसे कपड़े हैं या अपने जो फर्नीचर हैं उनको, या घर के पर्दे वगैरह जो है इनको भी काफी नुकसान करते हैं। तो इन चूहों से बचने के लिए अपन को प्री मेजर ही काम में लेना है। सबसे पहले जो है अपन बिना विष का ही चूहा रखें और बिना विष का चूहा रखने के बाद वो 2-3 दिन तक वहाँ रखा रहे। इसके बाद अपन जो है वो इसमें विष युक्त चूहा रखें, जिसमें क्या है कि आटा और उसमें 100 ग्राम आटा, 2 ग्राम अपन जो है ना सरसों का तेल और 2 ग्राम मीठा जो है ना उसमें डाल करके और उसको रखें। इसके बाद घर में जो है ना पानी को और खाने पीने की सब चीज़ों को अपन ढक दें और ढकने के बाद एक गीला कपड़ा या गीला बोरी का टाट वो वहाँ रख दें। तो वो चूहे जो है ना इधर उधर अलमारी के पीछे या कहीं भी जो है ना छुपेंगे नहीं, जिससे क्या है कि उनके मरने की दुर्गंध नहीं होगी। वो चूहे वहीं आकर के और अपन को जो है ना मृत चूहे मिलेंगे। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले बनते हैं वो धीरे धीरे हवा और बरसात के पानी से टूटते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़े फसल अवशेषों और खेत में उगे हुए खरपतवार नीचे दब जाते हैं, जो कि सड़ने के बाद मिट्टी में कार्बनिक खादों की मात्रा बढ़ाते हैं। तो आप किस तरह से करें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश और प्रदेश के जो भी किसान भाइयों ने
रबी के मौसम में अपने खेतों में या गेहूं लाया होगा या चना लगाया होगा या अन्य जो दलहनी तिलहनी फसल लगाई होगी वो प्रायः कट गई होंगी। तो इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेतों की गहरी जुताई करें ग्रीष्म ऋतु के मौसम में। यदि हम ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करते हैं तो नियमानुसार हर तीसरे वर्ष में एक बार अपने खेतों की गहरी जुताई किसान भाइयों को करना चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम समय रहता है। तो सबसे गहरी जुताई के लिए सर्वोत्तम जो यंत्र है, जितने भी जो प्लाउज होते हैं हम कहते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें से जो सर्वप्रथम जो उपयोग किया जाता है डिस्क प्लाऊ, ये तवा का आकार का होता है। ये एक बॉटम भी होता है जिसमें एक तवा होता है, या दो बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। इनका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक टर्न रेस्ट प्लाऊ आता है, इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग। यूपी प्लाऊ आता है, पंजाब प्लाऊ आता है, बहुत सारे प्लाऊ आते हैं। तो जो आपके पास प्लाऊ उपलब्ध हैं उनके सहायता से, या जो कस्टम हायरिंग जो आपके केंद्र होते हैं आपके क्षेत्र में, उनसे भी आप उधर पैसा जमा करके अपने खेतों की गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर भी आपको थोड़ा ज़्यादा हार्स पावर का 55 हार्स पावर से अधिक का उपयोग करना पड़ेगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। और जुताई हमेशा जान लें कि जुताई क्यों करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम है जो इसका महत्व होता है कि यदि आपकी जो भूमि में लगभग 50-60 सेंटीमीटर में कड़ी परत हो गई है, कभी कभी देखा जाता है कि कड़ी परत कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है, जिप्सम की हो जाती है, तो उसके कारण से यदि आप अपने खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो जो भूमि में जो सब सॉइल है वहाँ कड़ी मृदा है या परत है वो टूट जाती है, और उससे पानी है ज़मीन के अंदर। बरसात के मौसम में, जैसे अभी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, तो आपका जो भूमि में जल जाएगा, तो जल प्लावन की समस्या भी कम होगी। भूमि में जल का जो संरक्षण है वो अधिक होगा। तो ये, और उसके अलावा जो आपके जो घुलनशील लवण है जो गर्मी के मौसम में भूमि में आ जाते हैं, वो भी पानी के जो वर्षा का पानी होता है उसमें घुल के भूमि के बहुत नीचे जो जड़ें होती हैं उसकी जड़ों की पहुंच से बहुत नीचे जाते हैं, जिससे फसलों का अंकुरण प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कीट व्याधि की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो कीट हैं उनके अंडे हैं, वयस्क हैं, ये भूमि में रहते हैं जब फसल नहीं रहती, तो गर्मी की जुताई करने से ये भूमि की सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो अधिक तापक्रम, जैसे आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो तापक्रम लगभग 45 डिग्री के आजू बाजू होता है, तो उस कारण से ये झुलस जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो किसान भाइयों को मिलता है। कई देखा होगा आपने खेतों में कि जब हल्की जुताई करते रहते हैं तो बहुत से बहुवर्षीय जो नींदा हैं ये इनकी जो वृद्धि हो जाती है, विशेषकर जो दूब है जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, 10 से 15 फीट नीचे चली जाती है। कांस है, आपका सिरसियम है जिसको कटेली बोलते हैं, हिरणखुरी है, इसके भी वानस्पतिक भाग ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं आपके अप्रैल और मई के माह में, तो आप देखेंगे अधिक तापमान होने से ये वानस्पतिक भाग हैं और नींदा के बीज हैं नष्ट हो जाते हैं,
और जो सरफेस पे, जो भूमि की सतह पे नींदा के बीज है वो 15 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर चले जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन न होने से उनका अंकुरण नहीं होता, तो आपका नींदा नियंत्रण भी होता है। और जो बहुवर्षीय नींदा, उनकी जड़ें और वानस्पतिक भाग आपकी सतह पे आ जाने से, अधिक तापक्रम होने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। और जो भी फसल के अवशेष भूमि के ऊपर रहते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उससे जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो जो सड़ता है तो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं जो उससे रिलीज होते हैं और जो फसल हम लगाते हैं उनको प्राप्त होते हैं। तो यदि बताए हुए तरीके से किसान भाई अपने खेतों की गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपके जो भूमि और मृदा और जल संरक्षण भी होगा, कीट व्याधि और नींदा की समस्या भी आपको कम होगी। उत्पादकता है वो भी किसान भाइयों की जो फसल लगाई उसकी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर आपको यदि अधिक उपज प्राप्त होती है तो आपको भी आमदनी बढ़ेगी। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा या फफूंदी जनित दाना खाने की वजह से आफरा की समस्या देखने में आती है। तो इस आफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सेहर। आज हम बात करेंगे जानवरों में पेट दर्द या अफरा की बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अफरा एक तो पहली बात क्यों होता है, तो अफरे का कारण किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इस समय में देखने को इसलिए मिल सकता है कि इस समय की फसलों में हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहता है। ज़्यादा चरने के कारण किसान भाइयों ग्रीन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जानवर के पेट में फर्मेंटेशन होता है या फीड पास नहीं हो पाने जाने के कारण जानवर के पेट में गैस बनती है, जिससे जानवर को फीड आगे न सरकने के कारण उसको अफरा हो जाता है या गैस अक्यूमुलेशन के कारण उसको अफरा हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है, एक तो फ्रोदी ब्लोट बोलते हैं, एक बोलते हैं ड्राई ब्लोट। फ्रोदी ब्लोट या कहते हैं जिसमें हम जानवर के पेट में एक या तो सिर्फ सिंपल गैस रहे, उसको टिम्पेनाइटिस भी बोलते हैं। एक फ्रोदी ब्लोट जिसमें झाग बन जाता है, ऐसा अफरा जिसके अंदर झाग बन गया, ये ज़्यादा घातक है। अफरा के लक्षण क्या होते हैं? अब अफरा में जानवर करता क्या है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जानवर के पेट में दर्द है? अफरा में जानवर जो है वो पेट के तरफ लात मारेगा, बार बार घूम के पेट के तरफ देखेगा, और दूसरी बात जानवर जमीन पे लोटेगा। दूसरी बात जानवर को चलने में बहुत तकलीफ होगी, वो एक जगह ही रुका रहेगा, और जानवर का पेट जो है वो ढोलक जैसा एकदम गुल हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी, तो हम उसको बजाएंगे तो वो ड्रम जैसी आवाज करेगा। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। जैसे आप हरा चारा दे रहे हैं तो हरे चारे के साथ आपको उसमें सूखा अच्छी क्वालिटी का भूसा मिला देना है, जिससे 1/3 उसमें अगर आपका हरा चारा है तो उसमें 2/3 आपको भूसा मिला देना है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होने के कारण अफरा नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि जो भी आप उसको दाना दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर लें कि दाने में कहीं कोई फंगस या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल ऐसा कुछ है तो नहीं जिसके कारण जानवर को अफरा चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं,
इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। इनसे आप जानवर का अफरा कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, मगर अगर घरेलू नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं कि उसको तुरंत ही आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ गैस को हम एक सुई के माध्यम से जानवर के पेट में उसके बाईं तरफ जहाँ पे खाली स्थान रहता है, जिसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं, फ्लैंक रीजन में हम जानवर को लेटा के और उसका जो पेट है वो बायां साइड ऊपर रहेगा, तो हम 16 गॉज की निडल को मार के उसका अफरा या ट्रोकार कैनुला से हम उसका अफरा उतार सकते। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है किसान भाइयों कि हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन 1/3 इंट्रावीनसली लगाएगा, नस में लगाएगा उसके, और 2/3 जो है वो सबकट लगाएगा। तीसरी बात, हम जानवर को किसान भाइयों एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है उसका जो अंदर बैक्टीरिया है पेट में जो फर्मेंटेशन करता है जानवर के पेट में, तो जानवर के पेट में जो बैक्टीरिया को हम अगर मार देंगे तो फर्मेंटेशन की दर कम हो जाएगी, उस हिसाब से गैस नहीं बनेगा। आशा करता हूं किसान भाइयों इसी के साथ इस जानकारी से इस मौसम में अपने पशुओं को अफरा से बचा सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सीतारामपुर, जिला जयपुर के किसान रमेश चंद्र ने। आपकी मिर्च की फसल में रोगों का प्रकोप हो रहा है, आप इन रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो रमेश जी, मिर्च की फसल में रोगों के नियंत्रण पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है, और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इस पे पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद दवाओं के स्थान पर मैराथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अधिकतम रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए। इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम खर्च में ऑयस्टर मशरूम उगाकर कमाएं अच्छा मुनाफा। पॉली हाउस में झरबेरा फूलों की खेती करें, अच्छी आय कमाएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।